अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है अपना ख्याल रख रहे होंगे और चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। इसका मतलब अपने घर वाले और फैमिली और दोस्त वगैरह। ठीक है, हमने लास्ट टाइम आईटी के चैप्टर में डिस्कशन की थी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की, मैक्रो प्रोसेसेस की और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फाउंडेशन की। हमने बात शुरू की थी कि इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी के लिए आईज, ईयर्स और समटाइम ब्रेन का रोल प्ले करती है। अब अगर हम ये बात कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है, तो फिर हमने कहा था कि उस इंफॉर्मेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या उस इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट या दो तीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी थी वो थी उसका राइट टाइम पे अवेलेबल होना, उसका एक्यूरेट होना, उसका कंट्रीब्यूट करना टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग। लेकिन ये तमाम काम तब हो सकते हैं जब आपके पास ये एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो कि आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें। अब अगर आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे और या इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है या बहुत हेक्टिक है, तो फिर क्या होगा, उसका ट्रू बेनिफिट रिसीव नहीं कर सकती एज ए फर्म। तो जब फर्म ये चाहती है कि जो इंफॉर्मेशन वो गैदर कर रही है उस पे कुछ उसकी बेसिस पे अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सके, कंज्यूमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सके, तो उसे फिर अपने अंदर ये कैपेसिटी और एबिलिटी बनानी है। ये कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए हमने कहा कि टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, अ वाइटल रोल। सो देन वी से कि जी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप क्या करते हैं, डाटा एक्विजिशन, फिर उसकी प्रोसेसिंग एंड देन डिसेमिनेशन फॉर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। वो आप टेक्नोलॉजी की मदद से काम कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम इस पे बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि करंट बिल्कुल स्पेसिफिक कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस वक्त सप्लाई चेन में इन जनरल इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं और कितना उनका बेनिफिट है। सबसे पहले तो जो एंट्री है, डाटा रिकॉर्डिंग है, या जो प्रोडक्ट्स की डिटेल से रेलेवेंट या उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से रेलेवेंट जो एलिमेंट्स हैं, वो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आपने उसे एंटर करना है और उसके दो तीन मैकेनिज्म हो सकते हैं। आप उसे रजिस्टर पे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप उसे देख के याद कर सकते हैं, जहन में रख सकते हैं। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल फॉर a lot of SKUs that you have. You may record them on manual register, आप रजिस्टर पे लिख सकते हैं, लेकिन हमने कहा था कि इस रजिस्टर से रिट्रीवल बहुत मुश्किल है, गलती की गुंजाइश तो ह्यूमन एरर तो हमेशा मौजूद है। फिर हमने कहा अच्छा आप ऐसा करेंगे, रिट्रीवल आसान बनाना है तो एक्सेल पे काम कर लें। एंट्री उसमें भी मैनुअल है। आप क्या कर रहे हैं कि कम प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसकी डिटेल्स को एक्सेल में नोट करते जा रहे हैं, डाटा एंट्री करते जा रहे हैं। Later on, someone who requires, for instance, a particular data, वो उसमें से सर्च कर सकता है, क्यूरी रन कर सकता है, they can find that. इन तमाम चीज़ों में ह्यूमन एरर की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप उसे ऑटोमेटेड तरीके से डाटा को रिकॉर्ड करें, डाटा को गैदर करें। उसमें सबसे बेसिक और कॉमन एग्जांपल जो आप हर प्रोडक्ट के ऊपर देखते हैं वो बार कोड्स हैं। बार कोड्स की एक सर्टेन कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी के अंदर बार कोड्स जो हैं, अपने अंदर बार कोड्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकते हैं। और वो बार कोड्स जब आप स्कैनर्स के थ्रू स्कैन करते हैं तो सिस्टम से रिकग्नाइज कर लेता है उसकी प्रोडक्ट, उसकी एक्सपायरी या उसकी प्राइस, या जो भी इंफॉर्मेशन आप उस बारकोड के अंदर या जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। फिर उससे आगे क्यूआर कोड्स हैं। क्यूआर कोड्स अगर आप लोगों ने देखे हों, वैसे इसकी मुझे आपको एक एग्जांपल देनी चाहिए ना, क्योंकि इसकी एक एग्जांपल लेके आते हैं
ताकि आपको देख के ही फौरी तौर पे पता चल जाए आसानी। तो ये आ गया जी आपके पास बार कोड, और बार कोड के साथ आप ये लॉन्गिट्यूडनल किस्म की लाइंस होती हैं, इनमें एक सर्टेन डाटा होता है, वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल का मतलब ये है कि जो डाटा है वो इस डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन की इंफॉर्मेशन, असेंबली की इंफॉर्मेशन, ये तमाम इस बारकोड के अंदर हाउस की जा सकती है। फिर हमारे पास क्यूआर कोड्स हैं। क्यूआर कोड्स जो है हमारे, ये क्यूआर कोड्स 2 डायमेंशनल कोड्स होते हैं। इसके जो 3 कोनों पे आपको ब्लॉक नजर आ रहे हैं, ये 3 कॉर्नर्स पे जो आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ये 3 ब्लॉक्स हैं जिनमें जो इस डाटा की ओवरऑल कंपोजिशन को होल्ड करते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ये बार कोड्स की निस्बत ज़्यादा डाटा कैप्चर भी कर सकता है, और अगर इसमें कोई फॉर इंस्टेंस डाटा लॉस हो जाए, फॉर इंस्टेंस आपका ये हाफ क्यूआर कोड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन इनमें से ये तीनों जो आपके स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, ये 3 जो ब्लॉक्स हैं, ये अगर आपके पास सेफ है तो ये डाटा रिट्रीव कर सकता है कि ओवरऑल क्या बार कोड था, लेकिन ओवरऑल क्यूआर कोड में क्या था। लेकिन अगर बार कोड में से कोई 1-2 नंबर मिसिंग हो जाए तो इट कैन नॉट रिट्रीव डाटा, ठीक है। तो अगर ये कोई लाइन्स डैमेज हो जाए, नंबर्स डैमेज हो जाए, तो फिर उसमें बहुत हार्ड हो जाता है उसको स्कैन। तो ये तो हो गए 2 कोड्स। देन वी हैव RFIDs, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFIDs क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काम, और जब आप उसको स्कैन करते हैं, किसी भी चीज़ को उसके सामने से गुजारते हैं, तो वो वेव्स को आइडेंटिफाई करके उसमें से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। RFID अगेन दोनों कोड्स की मतलब ज़्यादा डाटा हाउस कर सकते हैं, आप इसमें RFID चिप्स के थ्रू ज़्यादा डाटा रख सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। इन 3 चीज़ों को फंक्शन से आप प्रोडक्ट्स के ऊपर देखते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके आपस में डिफरेंसेस क्या हैं, या इनका आपस में किस एलिमेंट का किस जगह पे ज़्यादा बेनिफिट है। हर चीज़ के साथ एक सर्टेन कॉस्ट एसोसिएटेड है, उसकी डिफिकल्टी लेवल एसोसिएटेड है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का और उससे रेलेवेंट गैजेट्स इम्पॉर्टेंट है। और ये तमाम ये जो तीनों चीज़ें हमने कहा, बार कोड, क्यूआर कोड और RFID, इन तीनों में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कौन से चीज़ें किस तरह के कामों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगी। एक एग्जांपल मैं आपको इसमें दे देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस आपने रिसेंटली देखा अखबारों में लोगों ने अपने एडवर्टीजमेंट्स के साथ कोड्स प्रिंट करने शुरू कर दिए। अब उन कोड्स में बार कोड अगर आप करते हैं तो उस बार कोड के स्कैनिंग के हवाले से मोबाइल फोन, स्मार्टफोन वगैरह इतने एफिशिएंट नहीं हैं जितने कि क्यूआर कोड के ऊपर हैं, क्विक रिस्पांस कोड्स के ऊपर हैं। तो आपने देखा वहाँ क्यूआर कोड है, इजीली एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और इजीली आप उसकी बेसिस पे डाटा रिट्रीव कर लेते हैं। RFID वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू इंस्टॉल अ चिप। सिमिलरली RFIDs प्रोडक्ट में इतने पॉसिबल नहीं है कि हर प्रोडक्ट के अंदर RFID चिप्स को इंसर्ट किया जाए, RFID से रेलेवेंट RFID की इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, अब आपने आपके असाइनमेंट में ये क्रिएट कर दूंगा। आपके असाइनमेंट ये है इसमें कि आपने ये क्या आपने ये काम पढ़ के रखना है एग्जाम्स के हवाले से कि किस तरह के प्रोडक्ट्स में, किस तरह के सिनेरियोज में कौन से कोड्स या कौन सी सिचुएशन बेहतर रहेगी स्कैनिंग के पर्सपेक्टिव में। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन और SBeam। NFC डिवाइस और NFC चिप नॉर्मली हमारे मोबाइल्स में इंस्टॉल की जाती है और दे फॉर्म टास्क व्हेन वी टैप वन डिवाइस ऑन अनदर डिवाइस। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस आप किसी स्टोर पे गए हैं, वहां से आपने परचेजेस की हैं और आपके मोबाइल में आपने या इसको ऐसे करते हैं कि आप एक स्टोर का फुली ऑटोमेटेड सिनेरियो देखते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, खासतौर पर टेस्को वगैरह ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप जाते हैं और आप प्रोडक्ट्स के क्यूआर कोड्स को स्कैन करते जाते हैं और अपनी क्वांटिटी उसमें एंटर करते जाते हैं।
तो बाय द एंड ऑफ द होल ट्रिप टू दैट स्टोर आपके पास एक अपने मोबाइल फोन के अंदर एक लिस्ट जनरेट हो जाती है कि आपने इसमें से क्या क्या प्रोडक्ट परचेज की. यू आर नॉट कैरिंग अ कॉट विद यू और यू आर नॉट कैरिंग एनी ट्रॉली विद यू. आपके पास मोबाइल है, उसमें वो तमाम चीजें आ गई. यू गो टू द काउंटर, यू हैव डिजिटल वॉलेट, यानी आपकी जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या डेबिट कार्ड वट एवर यू हैव इन योर डिजिटल वॉलेट, मोबाइल के अंदर जो आपका वॉलेट है उसके अंदर वो मौजूद है. आपने अपनी जो लिस्ट है वो फाइनलाइज कर ली है. काउंटर के ऊपर एक डिवाइस पड़ी है, यू जस्ट सिंपली टैप योर मोबाइल ऑन दैट डिवाइस, information of your all the purchases and the cost of that purchases, या जो उसकी कीमत बनी, जो प्राइस है उसकी, जो अमाउंट है उसकी, वो क्या होगी, कंपनी के उसमें ट्रांसफर हो जाएगी. The person sitting next to you will get the list and he will ask you कि ठीक हो गया सर, आपके रिकॉर्ड डाटा आ गया, आप इधर पिकअप वाले पॉइंट पे अपनी गाड़ी ले आए, वहां से आपका जो सामान है दैट इज, आप वहाँ जाते हैं, वो आपके डिक्की में, आपके गाड़ी में, आप वेट एवर मैकेनिज्म यू चूज, वो आपको सामान हैंड ओवर करते हैं और आप घर चलते हैं. सो नॉट it may feel easy to someone or maybe we will not feel comfortable with it, but that is a separate story. Point is that what is being implemented today. एसपीएम वैसे सैमसंग वाले यूज करते हैं डाटा ट्रांसफर के लिए, वो एनएफसी यूज नहीं करते, या एनएफसी इंस्टॉल भी होते हैं, एसपीएम से ट्रांसफर हो जाती है एनएफसी की जगह. बहरहाल काफी मोबाइल्स में एनएफसी का ऑप्शन अवेलेबल होता है. आई बीकन एप्पल वालों के एक प्रोडक्ट कह लें, एप्पल वालों की एक सर्विस कह लें, जो जिसका प्रोटोटाइप ये है कि आप स्टोर में जैसे ही एंटर होते हैं तो स्टोर का जो सिस्टम है वो आपको आइडेंटिफाई कर लेता है. Primarily it works on Bluetooth. आप Bluetooth के थ्रू उस कंपनी से कनेक्टेड हो जाते हैं और वो तमाम डिटेल्स आपके फ़ोन पे आ जाती हैं. अब आपने ट्रैवल करना है, आपने परचेजेस करनी है, आप तमाम काम उसके थ्रू कर सकते हैं और उसी के थ्रू उसकी पेमेंट भी प्रोसेस कर सकते हैं. ये हो गया स्टोर के हवाले से. अच्छा, इसमें स्टोर यानी रिटेल के हवाले से, इसी में आपके पास स्टोरेज की भी वो है. वेयर हाउसेज में जब आप जाते हैं या आपकी प्रोडक्ट है, आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो आप उसको स्कैन करके उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कितना, और उससे आपकी जो इन्वेंट्री वगैरह है वो ऑटोमेटिकली मैनेज होती रहेगी. देन वी हैव विजिबिलिटी. विजिबिलिटी मीन्स के सप्लाई चेन में you should be able to see where your products, where the material, where the work in process, inventory, and your assets, you should be able to locate everything. इसे हम कहते हैं visibility. For instance, आपने कुछ products बनाए हैं लाहौर में और उसे फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया है कराची की तरफ, you should be able to track that. ठीक है, in as a business. कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव से अगर एक कंज्यूमर ने एक ऑर्डर किया है तो you should be able to ट्रैक दैट कि अच्छी जी मेरा सामान यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया. दो तरह से विजिबिलिटी क्रिएट की जा सकती है, पॉइंट टू पॉइंट और कॉन्टिन्यूस. पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये है, जैसे आपने इसकी एक एग्जांपल आसान सी ये है कि आप जब कुछ कोरियर करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आप कोरियर करते हैं आपको एक मैसेज आ जाता है कि जी इस्लामाबाद में, आप उसका नंबर डालते हैं, ट्रैकिंग नंबर डालते हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इट इज बीइंग शिप्ड, यानी वो आप जहाज में रवाना कर दी गई है. अब इसके बाद इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, जहाज में, गाड़ी में, किसी में भी, अब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. जब कोयटा पहुंच जाएगी, वो रिसीव कर लेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये आपकी प्रोडक्ट अब कोयटा के सेंटर पे पड़ी हुई है और वो और 1 डे में, 2 डे में, वट एवर द टाइम है, उसमें डिलीवर हो जाएगी. जब वहां से राइडर ले जाता है तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है कि जी इट हैज बीन डिस्पैच्ड फॉर द डिलीवरी. अब वो राइडर ले गया है, अब वो डिलीवर कर देगा. इन तमाम चीज़ों में हम ये बात कर रहे हैं कि एक सर्टन चेक पॉइंट बनाया हुआ है फर्म ने और उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है. इसी तरह बिजनेसेस में एक आपकी कराची से कंसाइनमेंट निकली है, वो जब कराची से सक्कर पहुंची है तो उसने जाके सक्कर के रीजनल सेंटर पे अपडेट किया है, तो आपको पता चला कि हाँ जी सक्कर तक पहुंच गई है. अगर उसने सक्कर के रीजनल ऑफिस में, सक्कर के टेरिटोरियल ऑफिस में अपडेट नहीं किया, या कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है और पॉलिसी है कि कराची से पेशावर डायरेक्ट जाएगा और दरमियान में कहीं इसने डाटा को रिकॉर्ड नहीं कराना, एंट्री नहीं करानी,
तो इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ जब कराची से डिस्पैच हो जाएगा तो एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपकी कंसाइनमेंट कराची से रवाना हो गई है, और उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन वट एवर द ट्रांजिट टाइम इज, उस टाइम के दौरान यू डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन कि अब मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, ट्रक या जो ट्रॉलर या जिस भी चीज में आपका सामान आ रहा है वो सही सलामत चल रहा है नहीं चल रहा, क्या लोकेशन है। अगर आपको उसको चेंज करना, आप चाहते हैं कि मेरे मुल्तान में जो आउटलेट है उसको भी थोड़ा सामान चाहिए तो आधी कंसाइनमेंट में मुल्तान में रुकवाना चाहता हूँ, तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म उसमें आप नहीं अप्लाई करवा सकते, बिकॉज यू डू नॉट हैव रियल टाइम इंफॉर्मेशन। कॉन्टिन्यूस ट्रैकिंग नहीं है आपके पास, ठीक है, आपके पास पॉइंट टू पॉइंट ट्रैकिंग है। अब जब वो प्रोडक्ट पिशावर पहुंच जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हाँ जी आपका सामान पिशावर पहुंच चुका है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मैपिंग या कॉन्टिन्यूस ट्रैकिंग में क्या हम ये बात कर रहे हैं कि पिशावर से जो कंसाइनमेंट निकली है तो जीपीएस ट्रैकिंग के थ्रू whatever mechanism a firm has applied उसके थ्रू कंटिन्यूसली आपको पता चल रहा है कि कराची से अब हैदराबाद पहुंच गए हैं, हैदराबाद से अब यहाँ पहुंच गए हैं, और किस लोकेशन क्या है आपकी कंसाइनमेंट। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप अपनी कंसाइनमेंट दरमियान में किसी जगह पे शिफ्ट करवाना चाह रही हैं, चेंज करवाना चाह रही हैं, या कुछ कंसाइनमेंट का हिस्सा किसी और आउटलेट पे पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप वो बड़े आराम से कर सकते हैं। इंटरनेशनली फर्म्स हैव मूव्ड टुवर्ड्स दिस। यहाँ मेरा आपसे सवाल ये है जो आपने कमेंट में जिसका जवाब देना है, वो ये है कि अब जीपीएस ट्रैकिंग हो गई या कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्रैकिंग हो गई, नॉर्मली दे आर एक्सपेंसिव। फर्म्स, हमारा जो लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर है खास तौर पे, और इवन बड़े जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो भी इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। कैन यू फाइंड और डू यू थिंक यू नो अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर सर्विस जिसे यूज करते हुए हम लाइव ट्रैकिंग का सिस्टम बना सकते हैं? ये आपने कमेंट में लिखना है कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सस्ते सोल्यूशन, ठीक है, तो ये आपने बताना है इन द कमेंट्स। ओके जी, फिर आ गया हमारे प्रोडक्ट हैंडलिंग। प्रोडक्ट हैंडलिंग का मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट हैंडल करते हैं। नॉर्मली हम इसको आईटी के उसमें नहीं लेके जाते, लेकिन टेक्नोलॉजी के से रेलेवेंट है इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। वो ये है कि आप लोडिंग अनलोडिंग के लिए मैकेनाइज्ड लिफ्टर्स यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट वेयर हाउस के अंदर उसकी मूवमेंट के लिए कन्वेयर बेल्ट्स यूज कर लेते हैं, और टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं प्रोडक्ट की फिजिकल मूवमेंट के लिए, ठीक है। सो दैट्स जस्ट एन एडिशनल थिंग। फिर इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक है ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब आपके पास बिजनेस टू बिजनेस में कोई ऑर्डर आ रहा है, आप कोई ऑर्डर कर रहे हैं या आप कंज्यूमर से कोई ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, तो उस ऑर्डर की ट्रैकिंग कैसे होगी? क्या ऑर्डर इन्वेंट्री से कनेक्टेड होगा सो दैट यू एग्जैक्टली नो द नंबर ऑफ यूनिट्स यू हैव इन योर इन्वेंट्री, कि आप उस ऑर्डर को फुलफिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, वो ऑर्डर कितना क्विकली, क्या रियल टाइम वो ऑर्डर रिटेल, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, इन तमाम पार्टीज के पास जाएगा, पार्टीज को विजिबल होगा या नहीं होगा। ये तमाम चीजें आपकी ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट हैं, जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपोनेंट की जरूरत होती है। अगर आप विजिबिलिटी इंश्योर करना चाहते हैं, अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना चाहते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या है, कॉल पे ऑर्डर करा दिया, ऑर्डर रिसीव करने वाले ने ऑर्डर रिसीव किया, उसके बाद उसने सारे दिन के ऑर्डर कंसोलिडेट किए, शाम को सारे ऑर्डर आगे प्रोसेस कर दिए। यानी अब यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि इस तरह के ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से इस तरह के ऑर्डर रिसीव करना और ऑर्डर को फिर फर्दर आगे डिसेमिनेट करना या प्रोसेस कराना, इसमें ट्रेसिबिलिटी नहीं होती। अब आपका जो कंज्यूमर है उसे नहीं पता उसका ऑर्डर किस जगह पे, अनलेस यू इन्फॉर्म देम ऑन कॉल और थ्रू ईमेल व्हाटएवर। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि ऑर्डर मैनेजमेंट प्रॉपर्ली ट्रेसिबिलिटी हो उसके अंदर, विजिबिलिटी हो उसके अंदर, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो। और दूसरी चीज़ इसमें आती है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम ये कितनी इन्वेंट्री हमारे पास है, कौन सी इन्वेंट्री को पहले आपने प्रोसेस करना है, कौन सी इन्वेंट्री को बाद में करना है। फॉर इंस्टेंस किसकी एक्सपायरी डेट करीब आने वाली है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे की बेसिस पे आपने करना है,
या लास्ट इन फर्स्ट आउट, या किस बेसिस पे आप अपनी इन्वेंट्री को अपने शेल्फ से ऑफलोड करेंगे, किसे कहाँ स्टोर करना है, जितनी इन्वेंट्री है। फॉर इंस्टेंस अगर आप वेयर हाउसिंग के बिजनेस में हैं और आपके क्लाइंट्स हैं कुछ, तो क्या उन क्लाइंट्स को ये अवेलेबल है इन्वेंट्री का स्टेटस, या आप जब बताएंगे या जब वो पूछेंगे सिर्फ तब हो सकता है, या रियल टाइम अवेलेबल है उनके पास इन्वेंट्री का स्टेटस। क्या इसमें कोई ऑटो चेक का मैकेनिज्म है कि अगर आपके पास इन्वेंट्री कम हो रही है तो कंपनी को इन्फॉर्म हो जाए कि जी इन्वेंट्री अब कम हो गई है, दोबारा ऑर्डर करना चाहिए, या दोबारा रिप्लेनिश करनी चाहिए, या दोबारा प्रोक्योर करना चाहिए? क्या इस तरह के मैकेनिज्म्स हैं या नहीं है, या वो आपको पीरियोडिकली खुद से मैनेज करना पड़ेगा? ये वो चीज़ें हैं जो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम में सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखती हैं और इन्हें इसका पार्ट होना चाहिए। मे भी 2-3 साल पहले, शायद 3 या 4 साल पहले हम लाहौर में एक वेयर हाउस या लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं राजिक वाले। हमने उनका सारा सिस्टम वगैरह देखा, उन्होंने वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम में बताया कि किस तरह उनके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं और सारा काम सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। एडिशनल चीज़ उन्होंने कहा, उनका जी हमारे जो है ना क्लाइंट्स का एक कंसर्न ये है कि जो आइल्स में, यानी जो वेयर हाउस के अंदर हम स्टोर करते हैं सब, वो स्टोरेज के अंदर उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जाता, या उसके अंदर प्रॉपर हैंडलिंग शायद नहीं की जाती, इसलिए प्रोडक्ट हमारा डैमेज होता है। अब जब ये उनकी कंसर्न आया तो राजिक वालों ने क्या किया, वो उस वक्त उसे इम्प्लीमेंट कर रहे थे। उनका हम हर आइल में, हर एक सिंगल आइल के अंदर कैमरा इंस्टॉल कर, और उस कैमरे का एक्सेस हम डायरेक्टली दे देंगे किसको, फर्म्स को, जिनके जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ताकि वो कम्प्लीटली मॉनिटर कर सकें। इससे साथ एसोसिएटेड प्लानिंग भी है, कॉस्ट भी है, बड़ी चीज़ें इसके साथ के एक आइल में फिर क्या एक ही कंपनी की प्रोडक्ट होगी या डिफरेंट होगी, ये बाकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा इसमें। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ताकि क्लाइंट के पास एक ट्रांसपेरेंट वो होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपका और उसका ट्रस्ट आपस में कायम रहे और आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप। इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करके ईआरपी सिस्टम्स बनते हैं। ईआरपी सिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स। ईआरपी सिस्टम्स इस वक्त इम्प्लीमेंटेड हैं, जितने स्ट्रॉन्ग, जितने एफिशिएंट, जितने इंटीग्रेटेड ये सिस्टम होते हैं, उतनी ज़्यादा फर्म्स का बेनिफिट इसमें। फ्यूचर ये है, जो हमने मैक्रो सिस्टम्स, मैक्रो प्रोसेसेस पढ़े थे, वही सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के अंदर काम करते रहेंगे। उनकी बेसिस के ऊपर फर्म्स और ज़्यादा डेवलप करती रहेंगी। जो फर्म्स सॉफ्टवेयर, यानी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ये अब आज काफ़ी पुरानी बात है कि हम ये बात, यानी ये पैंडेमिक्स पुरानी ये तमाम डिस्कशंस हैं। आप इसके बावजूद देखें कि अब भी जो आईटी ओरिएंटेड सर्विसेज हैं वो स्टिल इस रिसेशन के टाइम में भी परफॉर्म कर रही हैं या प्रोग्रेस कर रही हैं। और उसकी रीज़न ये है कि ये आईटी ओरिएंटेड काम है, ये ही फ्यूचर है। आप इसके बगैर फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते। जितना नंबर ऑफ लेक्चर्स, जितने नंबर ऑफ डिग्रीज अब ऑनलाइन, जो ये यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो ये तमाम, अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर से देखना शुरू करते हैं, यू विल रियलाइज कि पैंडेमिक से, ये कोविड के इशू से पहले भी कंपनीज ने, फर्म्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन आना शुरू कर दिया था। दे न्यू के वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स दिस। उसके लिए बहुत सारे रीज़न है, कॉस्ट रिडक्शन है, उसके अंदर ऑटोनमस आप रह के काम कर सकते हैं, उसके अंदर आपके पास जोग्राफिकल किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, तो इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह फर्म्स के अंदर भी ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। और सप्लाई चेन में खास तौर पे सप्लाई चेन में इसलिए भी कि अब आपके सामने ड्रॉप शिपिंग मीन्स के आप किसी कंपनी को से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उस कंपनी ने वो प्रोडक्ट कहीं थर्ड पार्टी के पास रखाई भी है, आप वहाँ से जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो आपके घर पे आ जाती है। इसकी एग्जांपल दराज है, इसकी एग्जांपल फूड पांडा है, इसकी एग्जांपल अमेज़न है। तो ये वैसे ही इस वक्त बूम पे हैं, या ये वैसे ही पिछले काफ़ी अरसे से बूम पे जा रहे हैं।
द एबिलिटी टू इंटीग्रेशन, ये तमाम जो मैंने पहले भी कहा मैक्रो प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि जो पॉलिसी है, जो कंपनी की स्ट्रेटजी है, जो कंपनी का प्लान है, वो एक इंटीग्रेटेड प्लान। कंपनी शुड बी एबल टू फोरकास्ट, foresee the requirements of all the departments. It's not only sales, it's not only finance, it's not only HR, but all of these things should be collaborated and integrated towards a single objective. और तभी कंपनीज जो हैं इसके अंदर अपनी वो वर्थ क्रिएट कर सकेंगी, जो इस जो हमारे पास करंट कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन का दौर है, उससे बेहतर हो सके। कुछ टेक्नोलॉजीज जिस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, एंड आई वुड सजेस्ट all the business students, not only for supply chain, all the business students, that they should start reading these things. अगर वो ये नहीं पढ़ेंगे तो आप बिजनेसेस में बहुत, यानी आपके लिए प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग जो बीएस कंप्यूटर साइंसेज या टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में करके और फिर उसके बाद एमबीए करेंगे, दे वुड हैव एन एडवांटेज ओवर यू। और आपने अगर उसे किल करना है, आपने उस कंपटीशन के अंदर अपनी स्पेस बनानी है, तो फिर आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स हैं, इसके थ्रू कंपनीज बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज करती जा रही हैं अपने सिस्टम्स को। इवन ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर उसके लिए भी उन्होंने अब रोबोट्स को और ऑटोमेटेड सिस्टम्स को रखना शुरू कर दिया है। आप बड़े अरसे से देख रहे हैं कि जो आप अपने वेबसाइट्स के ऊपर, फेसबुक पेजेस के ऊपर आप रोबोट को सेट कर देते हैं या ऑटो रिप्लाईज को सेट कर देते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सिनेरियोज ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। रोबोट्स वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं। जो लोग स्पेशलाइजेशन का कोर्स पढ़ेंगे डिटेल में वो इसको देखेंगे कि किस तरीके से रोबोटिक सिस्टम्स, वेयर हाउस, कंप्लीट वेयर हाउस है जो रोबोट्स की बेसिस पे काम कर रहे हैं। जो शेल्फ है वो खुद रोबोट है। ऑर्डर आता है तो उनके पास इंफॉर्मेशन चली जाती है, वो जाके पुश करके तो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सामान ड्रॉप करके वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। इस किस्म के सिस्टम्स हैं। ऐसे सिस्टम्स को समझने के लिए हमें इस पे पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मैं आपके साथ आर्टिकल एक शेयर कर दूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, कि अमेज़न ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक दो अपने सॉफ्टवेयर कह लें या प्रोसेसेस कह लें, वो पेटेंट करने के लिए अप्लाई करती है। मींस दे अंडरस्टैंड कि जितने भी ड्रॉप शिपिंग वाले वो हैं फर्म्स हैं, they would require these technologies, they would require कि उनकी कंटिन्यूसली ट्रैकिंग हो सके, कंटिन्यूसली उनकी जो है विजिबिलिटी क्रिएट की जा सके सप्लाई चेन में, एंड ब्लॉकचेन वुड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दैट। फिर आपके पास बिग डाटा एनालिटिक्स है। कंज्यूमर्स को आपने अट्रैक्ट करना है, कंज्यूमर्स को अंडरस्टैंड करना है, तो आपको लाजमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे से जो डाटा क्रिएट हो रहा है, वेबसाइट्स पे से जो डाटा क्रिएट हो रहा है, स्मार्टफोन की यूजेज से जो डाटा क्रिएट हो रहा है, ये तमाम डाटा जमा हो रहा है बिग डाटा के अंदर, यू शुड बी एबल टू रिट्रीव इट, यू शुड बी एबल टू एनालाइज इट, यू शुड बी एबल टू play with that data so that you can understand your consumers. If you are unable to do that, in the future you will lag behind. There is no other option for a firm than to move towards these things. Sooner or later, those who will move first will of course have extra advantage than the rest of the ones who do not move towards these technology oriented trends. And as a student, you must read these things, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी से अपने आप को ओरिएंट नहीं करेंगे, आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं खेलेंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, टेक्नोलॉजी के फियर से ओवरकम नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप फ्यूचर मार्केट प्लेस का पार्ट बन सकें। ठीक है, तो ये छोटा सा आज का लेक्चर था कि आपने किस तरीके से क्या टेक्नोलॉजीज करंटली अप्लाइड हैं और क्या फ्यूचर है टेक्नोलॉजीज का। असाइनमेंट मैंने क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था, वो आपने बैक करेंगे, वहाँ से दोबारा कई बार आप सुन सकते हैं, उससे सुन के उसका रिस्पांस आपने लाजमी देना है कमेंट्स के अंदर। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।